नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक भानु श्रीवास्तव। 11 जुलाई 2006 मुंबई की एक आम शाम। देश की आर्थिक राजधानी में रोज की तरह भीड़ भाड़ वाला ऑफिस टाइम। लोग लोकल ट्रेनों में भरे हुए दिन भर की थकान के बाद घर लौट रहे थे। तभी अचानक सिर्फ 11 मिनटों में 7 धमाके 7 ट्रेनों को चीरते हुए 189 लोगों की जान चली गई, 827 लोग जख्मी हो गए। ये सिर्फ एक शहर पर हमला नहीं था, ये इंसानियत पर वार था। इस घटना के लगभग 2 दशक बाद सभी आरोपियों की बरी होने की खबर हमें जवाब से ज्यादा सवाल दे जाती है। आइए आज समझने की कोशिश करते हैं इस अहम केस को। 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट भारत के इतिहास के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक माने जाते हैं। उस दिन की समाचार आर्काइव्स ने उस दहशत को कैद किया। ये मुंबई की हिम्मत की परीक्षा थी। द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने घटनाओं की विस्तृत रिपोर्टिंग की। अफरा तफरी, दर्द और तत्काल बचाव कार्यों का ब्यौरा। बचे हुए लोग बताते हैं कि कैसे एक के बाद एक तेज धमाके हुए, हर तरफ धुआं, चीख पुकार और जान बचाने की दौड़। कई परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया, जो उस दिन घर से निकले थे लेकिन कभी लौटे नहीं। हालांकि 2006 में सोशल मीडिया अभी नया था, फिर भी संवेदनाएं और गुस्से की लहर धीरे धीरे ऑनलाइन भी उभरने लगी। आज सालों बाद मुंबई ब्लास्ट और 7/11/2006 जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे, जो यह दिखाते हैं कि जख्म अभी भी ताजा है। महाराष्ट्र पुलिस और गृह मंत्रालय की रिपोर्टों ने शुरुआती जांच का खाका पेश किया। एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस ने जांच में पाया कि धमाकों में आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ। यह एक सुनियोजित और तकनीकी रूप से उन्नत हमला था। जांच ने इन धमाकों का संबंध लश्कर-ए-तोयबा और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से जोड़ा और इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के मिले होने का भी आरोप लगाया गया। ये सारी जानकारियां उस जटिल कानूनी लड़ाई की भूमिका थी, जो आने वाले वर्षों में देश को न्याय और सच्चाई की तलाश में उलझाए रखेगी। कानूनी प्रक्रिया लगभग तुरंत शुरू हो गई। 2008 तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 15 अन्य को वांटेड घोषित किया गया, जिनमें से कई के पाकिस्तान में होने का संदेह था। यह मामला महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी MCOCA और गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम यानी UAPA के तहत चलाया गया। साल 2015 एक विशेष अदालत ने 13 में से 12 आरोपियों को दोषी ठहराया। 5 को मौत की सजा और 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह फैसला 2000 पन्नों में दर्ज था, जिसमें 250 गवाहों और 169 वॉल्यूम साक्ष्यों के आधार पर न्याय दिया गया। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट में 2015 में दायर की गई अपीलों को निपटाने में लगभग 1 दशक लग गया। बॉम्बे हाई कोर्ट और भारतीय सुप्रीम कोर्ट के कानूनी डेटाबेस इस केस के जटिलताओं को उजागर करते हैं। 21 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 671 पन्नों का विस्तृत फैसला सुनाया, जिसमें पहले दोषी ठहराए गए सभी 12 व्यक्तियों को बरी कर दिया गया। जस्टिस अनिल किलोर और SM चंदक ने अपने फैसले में माना कि पेश किए गए साक्ष्य अविश्वसनीय थे और आरोपी के इकबालिया बयान बलपूर्वक लिए गए थे। उन्होंने प्रोसिक्यूशन साइड पर सोच विचार न करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं उभरकर सामने आई। एक्सपर्ट जस्टिस फॉर मुंबई और 2006 ब्लास्ट जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कुछ लोगों ने बरी किए गए आरोपियों के प्रति राहत जताई और शुरुआती जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, तो वहीं कई लोगों ने पीड़ित परिवारों के साथ न्याय की मांग को दोहराया। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित शैक्षणिक लेखों ने इस केस का विश्लेषण किया, यह दिखाते हुए कि भारत के एंटी टेररिज्म ढांचे में सेफ्टी और सिटीजन फ्रीडम के बीच तनाव कितना गहरा है। आरोपियों के लिए यह सफर संघर्ष और सहनशीलता की कहानी बन गया। लगभग 19 साल जेल में बिताने के बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। हाल की समाचार रिपोर्टों में उनकी कहानियां सामने आती हैं। कोई मामूली सा व्यापारी, मजदूर, छात्र जो अब 40 और 50 की उम्र का हो चुका है, जेल से बाहर निकलता है, लेकिन उसके जीवन में कभी न खत्म होने वाला एक दुख है। उनके परिवार वाले सामाजिक बदनामी और अपनी आर्थिक तबाही की बात करते हैं। कहते हैं कि उन्होंने सालों तक मानसिक यातना, अपमान और गरीबी को झेला। सरकारी रिपोर्टों और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों ने मुआवजे को लेकर चिंता जताई है। एक बड़ा सवाल उभरता है, इन खोए हुए वर्षों का हिसाब कौन देगा? शैक्षणिक विश्लेषण इस ओर संकेत करते हैं कि ऐसे मामलों में देश की जांच प्रणाली उन दिनों कुछ खास नहीं थी।
जवाबदेही और निगरानी को बेहतर बनाई जा सकती थी। वहीं दूसरी ओर पीड़ितों के परिवार अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं। बचे हुए लोग और उनके रिश्तेदार सोशल मीडिया पर गुस्सा और दुख जाहिर करते हैं, कहते हैं न्याय में देरी न्याय से इनकार के समान है। यह वाक्य उन हजारों भावनाओं की आवाज बन गया है। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, यह भारत की आतंकवाद और न्याय प्रणाली के संघर्ष का दर्पण है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च जैसी संस्थाओं के लेख इस केस के जरिए सामने आए दुर्भाग्यपूर्ण कमियों को उजागर करते हैं, जैसे कि गलतियों से भरी जांच प्रक्रिया, इकबालिया बयानों पर हद से ज्यादा निर्भरता और MCOCA तथा UAPA जैसे कड़े कानूनों का प्रभाव। अन्य देशों जैसे ब्रिटेन और अमेरिका के साथ की गई तुलनात्मक स्टडीज यह दिखाती हैं कि आतंकवाद से निपटने के अलग अलग तरीके हैं। जहां भारत के कानून बेहद सख्त है, वहीं उनके इम्प्लीमेंटेशन में अक्सर कमियां रह जाती हैं, जैसा कि सरकारी रिपोर्टें और थिंक टैंक विश्लेषण दर्शाते हैं। हालांकि भारत में नए कानूनों के लागू होने से जांच और निर्णय लेने में तेजी देखी जा रही है। इस केस ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लेकर भी गंभीर प्रश्न उठाए हैं, विशेषकर जब इसमें सीमा पर साजिश के आरोप शामिल हों। सोशल मीडिया पर बहस लगातार जारी है। कुछ लोग एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी ATS में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं, तो कुछ पीड़ितों के लिए मजबूत सहयोग तंत्र की वकालत कर रहे हैं। 2025 की समाचार रिपोर्टें दर्शाती हैं कि भले ही जनता की राय बटी हुई हो, लेकिन एक सामूहिक आह्वान साफ सुनाई देता है, हम अतीत से सीखें ताकि भविष्य सुरक्षित हो। मुंबई, जिसे अक्सर कभी न सोने वाला शहर कहा जाता है, इसने कई तूफान झेले हैं। 2006 के ट्रेन ब्लास्ट इस शहर के इतिहास का एक बेहद अंधकारमय अध्याय थे। लगभग 2 दशक बाद सभी आरोपियों की बरी होने की खबर हमें जवाब से ज्यादा सवाल दे जाती है, लेकिन यह हमें इंसानी जज्बे की ताकत भी याद दिलाती है, बचे हुए लोगों, उनके परिवारों और शहर की, जो हर बार फिर से उठ खड़ा होता है। याद रखिए, न्याय एक यात्रा है, मंजिल नहीं। अगर बरी हुए ये 12 लोग बेगुनाह हैं, तो दोषी कौन है? और आखिर दोषी कानून की गिरफ्त में नहीं है तो वो कहां आजाद घूम रहा है? आप 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट करें। और हाँ, ऐसी जरूरी और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मिलकर ही हम अपने आसपास की दुनिया को समझ और बदल सकते हैं। धन्यवाद।